सही सही है सर जी, ठीक है। है। ओके सही है। यस सर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाह। जदीद नमक के तेर लेक्चर के मंगा द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस बारह के इंट्रोडक्शन करा होता ना और यस सर। no आगे नहीं अलावा we have discussed the mechanisms. So we have two kinds of mechanism, SN1 and SN2. तो SN1 stand for unimolecular यस सर। nucleophilic substitution reaction and SN2 stand for the bimolecular nucleophilic substitution reactions. Unimolecular सर दा फातिर सेमेस्टर के मंग यो जलवे लेवल का ना देख बबिया एग्जाम आगे के फॉर्मूला नो में दिया ना सु है आगे के बता डिस्कस कर हाँ बस आगे की कोई इशू तेर सेमेस्टर की आगे की इशू को आगे के तासु एग्जाम नो शेयर का ख्याल वागा 8 लेक्चर्स बस 11 लेक्चर वागा 11 लेक्चर्स के लिए SN1 जी 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 दा तासु दा आगे पार्ट थे सही दा दे सेमेस्टर में सर SN1 SN2 और सही सर। दा बदे सेमेस्टर के सही है। सही है सर जी, ओके सर। बहरहाल माता को पता ना हो कि विषय भी लाज़िम मुख्तसरन डिस्कस को बाकी तासु को ऐसे यस so ठीक है सर। nucleophilic substitution reaction is a type of nucleophilic substitution reactions where only one molecule is involved in the red determinant steps. ठीक है तो that's why it is said to be as nucleophilic unimolecular nucleophilic substitution reactions. इसकी कैरेक्टरिस्टिक ये है कि आमतौर पे nucleophilic substitution reactions mostly occurs in alkyl halides. अल्कोहल्स में भी nucleophilic substitution reactions आकर कर सकता है लेकिन ज्यादातर डोमिनेंटली जो है अल्काइल हैलाइड्स में nucleophilic substitution reactions आकर करते हैं। जिस तरह के इलेक्ट्रोफिलिक substitution reactions mostly dominantly आकर इन aromatic hydrocarbons तो चूंकि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ज्यादातर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में आकर करते हैं जबकि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस मोस्टली आकर अल्काइल हैलाइड्स और अल्कोहल्स सो इसलिए और अल्काइल हैलाइड हमारे यहाँ तीन किस्म के होते हैं प्राइमरी अल्काइल हैलाइड सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड एंड टर्शियरी अल्काइल तो some of the alkyl halides mechanisms will be carried out nucleophilic substitution reaction mechanism may be carried out through SN1 and for some types of alkyl halide its mechanism may be carried out for tertiary alkyl halides जबकि secondary alkyl halides के लिए जो है दोनों reactions mechanisms possible है। दोबारा SN1 reactions के लिए आमतौर पे SN1 reaction mechanisms को हम tertiary alkyl halides के लिए यूज करते हैं। अगर आपके पास कोई सा tertiary alkyl halide है और आप इसमें nucleophilic substitution reaction करना चाहें तो you should follow SN1 mechanism। इसी तरह अगर आपके पास nucleophilic substitution reaction mechanism करना चाहें और आपके पास primary alkyl halide है तो you should follow SN2 reaction mechanism। लेकिन अगर आपके पास secondary alkyl halide है nucleophilic substitution करना चाहें then you may follow SN1 or may follow SN2 reaction. This will depend upon the solvent used. आमतौर पे ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा सॉल्वेंट आया पोलर सॉल्वेंट आप यूज करते हैं या नॉन पोलर सॉल्वेंट यूज करते हैं। पोलर सॉल्वेंट की यूज करने की सूरत में आपके सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड में SN1 रिएक्शन आकर करेगा लेकिन नॉन पोलर सॉल्वेंट की सूरत में अगर आपके पास सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड भी है तब भी SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म से आप रिएक्शन को कंप्लीट कर सकते हैं। बहरहाल तो ये कहते हैं कि आमतौर पे SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म्स आकर इन टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स ठीक है और कॉल्ड एन SN1 रिएक्शन यानी दिस SN1 रिएक्शन को क्यों SN1 कहते हैं इसको इसलिए SN1 रिएक्शन कहते हैं because this reaction occurs in three distinct steps क्योंकि इसमें तीन मुख्तलिफ स्टेप में SN1 रिएक्शन आकर करता है और इन तीन डिफरेंट स्टेप में से जो आपका रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है उसमें सिर्फ एक मॉलिक्यूल चूंकि इन्वॉल्व होता है so that's why such kind of nucleophilic substitution reactions are said to be as unimolecular uni one stand for SN1 stand for unimolecular क्योंकि रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में सिर्फ एक मॉलिक्यूल involved
वैसे तो ये 3 डिफरेंट स्टेप में आकर करता है, लेकिन इन 3 डिफरेंट स्टेप में से आपका जो रेट डिटरमिनिंग स्टेप है, दैट इज द फर्स्ट स्टेप, उसमें सिर्फ एक मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होगा, दैट्स व्हाई इट इज सेड टू बी एज SN2। SN2 को SN2 इसलिए कहते हैं, SN2 S स्टैंड फॉर सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमॉलिक्यूलर, और उस साइड से लेफ्ट राइट हैंड साइड से आप लोगे तो बाइमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, और ये आकर करते हैं सिंगल स्टेप में। और चूंकि सिंगल स्टेप में दोनों अटैक ऑफ द न्यूक्लियोफाइल ओवर द सबस्ट्रेट, यानी आपका सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल दोनों जो है इन्वॉल्व होते हैं रेट डिटरमिनिंग स्टेप में। 2 मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं, एक मॉलिक्यूल आपका सबस्ट्रेट है और दूसरा मॉलिक्यूल आपका अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है। सो दैट्स व्हाई SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म को SN2 इसलिए बोलते हैं। अब ये ऊपर एक एग्जांपल अल्काइल हैलाइड है और इसकी हम हाइड्रोलिसिस करना चाहते हैं। हाइड्रोलिसिस का OH ग्रुप जो है एक्टिंग एज ए न्यूक्लियोफाइल, एंड दिस OH ग्रुप विल रिप्लेस Br from the substrate RBr and will yield ROH and HBr. So आपका यहाँ का जो H है Br के साथ चला जाए। तो देखिए आप देख सकते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। अब चूंकि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस हो रहा है, so this substitution reaction is said to be as nucleophilic substitution reactions. ये तो एक कॉमन सा एक एग्जांपल है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, बट दिस इज अ प्राइमरी अल्काइल हैलाइड और ये दिस शुड बी SN2। ये अब लिखते हैं रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, particularly for SN1 reaction mechanism. Methyl halides, methyl halides और methyl bromides, ठीक है, methyl bromides। तो methyl halides के अंदर वैसे तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आकर करते हैं अल्काइल हैलाइड में, लेकिन अल्काइल हैलाइड 4 तरह के होते हैं। methyl हैलाइड है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स है, और इसी तरह सेकेंडरी है, और इसी तरह टर्शियरी अल्काइल। तो methyl हैलाइड ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड से भी सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द अल्काइल हैलाइड्स। आपके पास अगर methyl halides है, so this SN1 reaction mechanism should be least stable and it will be least reactive as compared to primary alkyl halide, and this should be less reactive as compared to secondary alkyl halide. And for secondary alkyl halide, the SN1 reaction mechanism will be less reactive as compared to tertiary. So इसका मतलब ये कि SN1 reaction mechanisms जब हम करना चाहे, so that will be more feasible for the tertiary alkyl halides। और relative reactivity rate भी दिखाया गया है कि it is less than 1, equal to 1, equal to 12 times, यानी secondary alkyl halide methyl हैलाइड के लिए SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म करेंगे तो लेस देन 1 टाइम स्लोअर होगा, लेकिन 1 टाइम होगा। और अगर आप सेकेंडरी के लिए 12 टाइम आपका रिएक्शन तेज होगा, लेकिन अगर आप टर्शियरी अल्काइल हैलाइड के लिए SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैरिड आउट करना चाहे, सो दैट विल बी more rapidly as 1200 times 1200 times ये रिएक्शन ज्यादा रिएक्टिव होगा फॉर द SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म। तो इसलिए मैं कहता हूं कि टर्शियरी अल्काइल हैलाइड को की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को हम रिएक्शन SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म से कर सकते हैं। The next one is SN1 energy diagrams. SN1 rate determining step is the formation of a carbocation. ये 3 step mechanism है। पहले step में क्या होगा, कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन होगी, लीविंग ग्रुप रिप्लेस होगा। दूसरे स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा कार्बोकेटाइन के ऊपर और आपको आपका फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा। तो एनर्जी डायग्राम्स आपको शो करता है कि आपके पास जो अल्काइल हैलाइड है और जब आप न्यूक्लियोफाइल अटैक करना चाहे
तो इसके लिए ये अटैक नहीं करेगा, ये रिएक्शन नहीं प्रोसीड होगा, आगे प्रोडक्ट में नहीं कन्वर्ट होगा। व्हेन यू आर गोइंग टू रिएक्ट टुगेदर इन अल्काइल हैलाइड विद द न्यूक्लियोफाइल, तो रिएक्शन नहीं होगा जब तक आप इसे एक्टिवेशन एनर्जी नहीं प्रोवाइड करें। तो देखिए इसके लिए कितनी एनर्जी, इतनी सारी एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है in order to carry out the SN1 reaction mechanisms। तो बहुत हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होगी, एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए। सो वंस यू प्रोवाइड सच अमाउंट ऑफ एनर्जी, तो आपका अल्काइल और हैलोजन लीविंग ग्रुप रिप्लेस होगा एक्स नेगेटिव, और कार्बोकेटायन मीन अल्काइल ग्रुप रिप्लेस होगा एज आर पॉजिटिव। दिस इज नॉट आर नेगेटिव, दिस इज आर पॉजिटिव plus X negative. This is carbocation, this is X negative। तो ये पहले स्टेप में इतनी एनर्जी प्रोवाइड करके क्या होगा, आपके अल्काइल हैलाइड की डिकम्पोजिशन हो जाएगी, मीन की आयोनाइजेशन हो जाएगी, और ये कार्बोकेटायन बनेगी और हैलाइड आयन यानी कि लीविंग ग्रुप रिप्लेस। इसके बाद क्या होगा, जब का बैक साइड से न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो आर पॉजिटिव के साथ न्यूक्लियोफाइल मिलेगा और रिएक्शन विल रिलीज्ड एनर्जी एंड इट्स एनर्जी विल बी डिक्रीज बैक। ठीक है, सो आर न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करके आर न्यूक्लियोफाइल बनेगा। ठीक है, और आपका लेस हो जाएगा, लेकिन ड्यूरिंग द रिएक्शन एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। मीन कि आप अगर देखें तो एक्टिवेशन एनर्जी या द अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब वो निस्बतन कम है एज कंपेयर टू द एनर्जी रिलीज। ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी तभी आपको आपका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। सो दिस इज एन एनर्जी डायग्राम। रेट लिमिटिंग स्टेप्स, रेट लिमिटिंग स्टेप्स मतलब जब हम कैरिड आउट करना चाहे इस रिएक्शंस को, तो इसका रेट जो है वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है और इसके रेट को हम किस तरह कंट्रोल करते हैं। सो द ओवरऑल रेट ऑफ अ रिएक्शन इज कंट्रोल्ड बाय द रेट ऑफ द स्लोएस्ट स्टेप। रिएक्शन का तमाम जो रेट्स है, जो स्टेप्स हैं, हम समझते हैं कि द रिएक्शन कैन बी कैरिड आउट इन 2 डिफरेंट स्टेप्स। और इस SN1 रिएक्शन में पहला जो स्टेप होगा वो लीविंग ग्रुप फ्रॉम अल्काइल हैलाइड विल बी रिप्लेस्ड which results the formation of a carbocation and X negative। अब चूंकि पहले स्टेप के लिए एनर्जी डायग्राम में आपने देखा कि बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी। So that's why in order to provide such a huge amount of energy, the first step may take some time and slowly will be changed into carbocation and the leaving group will replace। So that's why the first step for SN1 will be considered as the slowest step। तो हमारा जो ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डिपेंड करता है कि स्लोएस्ट स्टेप पे, जिसको रेट डिटरमिनिंग स्टेप भी कहा जाता है। और अगर आप एनर्जी डायग्राम की तरफ देखते हैं तो पहले स्टेप के लिए एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होगा। सो ऑन प्रोवाइडिंग एक्टिवेशन एनर्जी दैट क्योंकि हम एट वंस तो एक्टिवेशन एनर्जी नहीं प्रोवाइड कर सकते, स्लोली द पार्टिकल विल एब्जॉर्ब एनर्जी एंड विल बी कन्वर्टेड, विल अचीव द एक्टिवेशन एनर्जी एंड विल बी चेंज्ड इनटू द कार्बोकेटायन। सो दैट्स व्हाई पहला स्टेप जो है, क्योंकि ये एक्टिवेशन एनर्जी स्लोली प्रोसेस है, आहिस्ता आहिस्ता एनर्जी एब्जॉर्ब करते रहते हैं। सो दैट्स व्हाई फर्स्ट स्टेप विल बी कंसीडर्ड एज द स्लोएस्ट स्टेप, और स्लोएस्ट स्टेप को आमतौर पे रेट डिटरमिनिंग स्टेप कहा जाता है। और रिएक्शन ज्यादातर जो है वो फर्स्ट स्टेप यानी कि स्लोएस्ट स्टेप से कंट्रोल होता है। The rate depends on the concentration of the species and the rate constant of the step। Rate of the reaction will be depend upon the concentration of the species। Higher the concentration, higher will be the rate of reaction, lower the concentration of the reactants, lower will be the rate of the reactions। क्योंकि concentration का तो direct relationship है, ये हम समझते हैं। And the rate constant of the step मतलब इन स्टेप्स के लिए हम रेट कांस्टेंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसका शायद आगे जिक्र आ जाए। The highest energy transition,
The highest energy transition state on the diagram is that for the rate determining step which is not always the highest barrier. क्योंकि पहला स्टेप इसलिए स्लो स्टेप है क्योंकि the highest energy transition step, क्योंकि पहला जो स्टेप है ये हाई एनर्जी ट्रांजिशन स्टेप है, उसके लिए बहुत ज्यादा हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होगी. So that's why first step will be considered. So जैसा कि मैंने कहा कि एनर्जी डायग्राम की तरफ अगर आप देखें तो इसके लिए हाईएस्ट एनर्जी ट्रांजिशन स्टेट अचीव करना होगा. ठीक है, as a point of the energy diagram that for the rate determining step which is not always the highest barrier. तो पहला स्टेप जो है हाई एनर्जी अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होगा, that will be absorbed and that's why the first step will be considered as the slowest step. मैकेनिज्म आप इस इन वन रिएक्शन अब आप समझ गए कि आपका पहला स्टेप के लिए एनर्जी बैरियर क्रॉस करना होगा. द मॉलिक्यूल विल एब्जॉर्ब एनर्जी and will convert them into carbocation and the leaving group will be replaced in the first step. जबकि दूसरे स्टेप में कार्बोकेटाइन के ऊपर बैक साइड से न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और न्यूक्लियोफाइल अटैक करने के बाद न्यूक्लियोफाइल will attach itself with the carbocation which results the formation of the final product. तो ये तीन स्टेप्स दिखाए गए हैं. पहले स्टेप में आप देख सकते हैं एनर्जी विल बी अब्सॉर्ब बाय द सिस्टम एंड लीविंग ग्रुप, जैसा कि दिस इज अ टर्शियरी अल्काइल हैलाइड. तो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड के लिए हम इस इनवर्ट रिएक्शन मैकेनिज्म लिखते हैं. यहाँ से ब्रोमाइड आयन विल बी रिप्लेस एज अ लीविंग ग्रुप और सी पॉजिटिव मीन के कार्बोकेटाइन बनेगा और हैलाइड आयन बनेगी. और ये रेट लिमिटिंग स्टेप या रेट डिटरमिनिंग स्टेप कहलाता है. एंड एज अ रिजल्ट वी विल प्रोड्यूस अ कार्बोकेटाइन, will yield कार्बोकेटाइन बन रहा है. ये आप देख सकते हैं कार्बन यानी कार्बन ऑफ द अल्काइल हैलाइड दैट पोजेस पॉजिटिव चार्ज इज सेड टू बी कार्बोकेटाइन्स और यहाँ से ब्रोमाइड आयन. सो इसलिए कह रहे हैं कि इसलिए लिखते हैं कि फर्स्ट स्टेप में स्पॉन्टेनियस डिसोसिएशंस ऑफ द अल्काइल ब्रोमाइड occurs in the slow rate. Limiting steps to generate a carbocation intermediate as bromide. तो पहला स्टेप जो है एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, मॉलिक्यूल विल क्रॉस द एनर्जी बैरियर और आयनाइजेशन होगी, कार्बोकेटाइन बनेगा, ब्रोमाइड आयन रिप्लेस होगा एंड दैट विल बी कंसीडर्ड एज द फर्स्ट. सेकंड स्टेप पे कार्बोकेटाइन चूंकि अब अनस्टेबल पार्टिकल बन जाता है तो इस अनस्टेबल पार्टिकल्स के ऊपर अब क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा. Nucleophile are negatively those species atoms are ions that possess negative charge are neutral but have lone pairs of electrons. तो अब यहाँ पे H2O acting as a nucleophile because H2O is a neutral but as H2O is what as H2O is क्या है कि H2O में ऑक्सीजन के पास जो है लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. सो दैट्स व्हाई क्या होगा, ये दिस विल बी एक्टिंग एज अ न्यूक्लियोफाइल एंड कैन अटैक ओवर द कार्बोकेटाइन. सो द कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट react with water as nucleophile in a first step to yield protonated alcohol as product. अब ये जो है ये इसके साथ ये करेगा. So the water molecules oxygen as oxygen have lone pairs of electrons, so oxygen will donate lone pairs of electrons towards oxygen. तो यहाँ पे कार्बन से पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा और as a result due to the formation of coordinate covalent bond OH2 यानी H2O में ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है. सो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान बन रहा है तो H2O में O के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. अब लास्ट स्टेप में क्या होगा, लास्ट स्टेप में यहाँ से एक प्रोटॉन रिप्लेस होगा और आफ्टर रिप्लेसमेंट ऑफ द प्रोटॉन क्या होगा, H पॉजिटिव तो रिप्लेस हो जाएगा लेकिन ऑक्सीजन का जो पॉजिटिव चार्ज है वो खत्म हो जाएगा. मोहम्मद आसिफ प्लीज म्यूट करें. ओके
तो H पॉजिटिव तो रिप्लेस हो रहा है। सो अब यहाँ से एक प्रोटॉन रिप्लेस हो जाएगा और प्रोटॉन रिप्लेस होने के बाद ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज खत्म होगा और हमें हमारा फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा। सो अनदर मॉलिक्यूल ऑफ वाटर will take over this molecule and this will take up a proton which results the formation of each positive और इसी तरह फाइनल प्रोडक्ट टर्शियरी अल्कोहल बन जाए। सो इसलिए कहते हैं कि फर्स्ट स्टेप पे एक लिविंग ग्रुप रिप्लेस हो रहा है, कार्बोकेटाइन बन रहे हैं। सेकंड स्टेप में क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स न्यूक्लियोफाइल के तौर पे एक्ट करके इसके साथ खुद को शामिल कर दो। कार्बोकेटाइन intermediate react with water is a nucleophile in the first step। ये स्टेप फास्ट है क्योंकि दोनों अनस्टेबल है, which yields protonated alcoholous product। तो यहाँ पे हमें प्रोटोनेटेड अल्कोहलस प्रोडक्ट मिल रहा है, जबकि थर्ड स्टेप में प्रोटोनेटेड अल्कोहल से एक प्रोटॉन रिप्लेस हो जाएगा और हमें फाइनल स्टेबल अल्कोहल मिल जाएगा। While the loss of a proton from the protonated alcohols occurs from the intermediate protonated alcohol, and then it gives us neutral alcohol as the final product। So ये तीन स्टेप मैकेनिज्म है। पहले स्टेप में कार्बोकेटाइन, दूसरे स्टेप में वाटर मॉलिक्यूल अटैक करके प्रोटोनेटेड अल्कोहल, जबकि थर्ड स्टेप में फाइनल। इसी तरह ये दिस इज अनदर एग्जांपल, ये है मेरे पास टर्शियल काइलाइट एंड दिस इज यूआरएल रिएक्शन। यूआरएल रिएक्शन है, वाटर मॉलिक्यूल्स टू वाटर मॉलिक्यूल्स इसके साथ मिलते हैं तो हमें टर्शियरी अल्कोहल मिल रहा है और Br और H3O पॉजिटिव चार्ज मिल रहा है। इसके बाद H3O पॉजिटिव विल प्रोवाइड अ प्रोटॉन टू Br which results in formation of tertiary alcohol HBr plus H2O हमें मिलेगा। These are the final product और इसका रिएक्शन मैकेनिज्म इस वन से हम कर सकते हैं क्योंकि this is also a tertiary alcohol। बार बार मेरे ख्याल से दोहराने की नहीं जरूरत। पहले स्टेप पे आप देख सकते हैं ब्रोमाइड आयन रिप्लेस हो रहा है, कार्बोकेटाइन बन रहा है, ये आप देख सकते हैं। दूसरे स्टेप में वाटर मॉलिक्यूल्स कार्बोकेटाइन के ऊपर अटैक करके कार्बोकेटाइन आयन के साथ रिएक्ट करके ये क्या बना रहे, प्रोटोनेटेड अल्कोहल बना रहे, जबकि फाइनल स्टेप में प्रोटोनेटेड अल्कोहल से प्रोटॉन रिप्लेस बाय वाटर मॉलिक्यूल व्हिच इज द फॉर्मेशन ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट। मेरे ख्याल से ये स्लाइड प्रीवियसली स्लाइड गुजर चुका, वहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं तो आप समझ गए होंगे। स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN1 रिएक्शंस। स्टीरियोकेमिस्ट्री हम डिस्कस करते हैं कि भाई अगर 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 फ्रंट साइड से न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहे हैं तो स्टीरियोकेमिस्ट्री विल नॉट बी चेंज। अगर बैक साइड से अटैक कर रहे हैं तो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन में आकर, ठीक है। तो अब देखना है कि SN1 में इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होती है या SN2 में इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होती है। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ये है कि हमारे पास एक ज्योमेट्रिकल प्रोडक्ट रिएक्टेंट अलग है और प्रोडक्ट मीन कि हमारे पास एक ज्योमेट्रिकली आर रिएक्टेंट है और हमें इस प्रोडक्ट मिल रहा है या इस रिएक्टेंट है आर प्रोडक्ट मिल रहा है, तो हम इसको बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन कहा जाते हैं और ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल्स विल बी चेंज। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN1 रिएक्शन, द प्लेनर इंटरमीडिएट लीड्स टू लॉस ऑफ कायरलिटी। बिल्कुल जो हमें इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन आयन बन रहे हैं उसमें कायरलिटी जो है वो लॉस हो जाएगी क्योंकि टर्शियरी अल्काइल हैलाइड इस टर्शियरी अल्काइल हैलाइड में तो आमतौर पे कायरल एकायरल यानी एकायरल भी हो सकती है, कायरल भी हो सकती है। कायरल के मतलब अगर एक कार्बन के साथ 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हो तो सेंट्रल कार्बन को कायरल कार्बन कहा जाता है। अगर मतलब 2 सेम ग्रुप्स हो, चारों के चारों एक जैसे डिफरेंट ग्रुप ना हो तो फिर इसको कायरल कार्बन कहा जाता है। सो द प्लेनर इंटरमीडिएट लीड टू द लॉस ऑफ कायरलिटी। हमें जो इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर मिल रही है इन द फर्स्ट स्टेप तो उसमें क्या है, कायरलिटी जो है वो खत्म हो जाती है। फ्री कार्बोकेटाइन इज कायरल, तो इसका मतलब ये कि
इंटरमीडिएट तो कार्बोकेटाइन है, तो कार्बोकेटाइन इज नॉट कायरल, इट इज ए कायरल, क्योंकि नो मोर 4 ग्रुप्स वी हैव विद कार्बन एटम्स। अब जब इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बनता है तो एक ग्रुप तो रिप्लेस हो जाएगा एज ए लीविंग ग्रुप, तो कार्बन के साथ सेंट्रल कार्बन के साथ 3 ग्रुप रह जाएंगे, तो अब कार्बन को कायरल कार्बन नहीं कहा जाएगा, इसको एकायरल कार्बन कहते हैं। सो प्रोडक्ट इज रेजमिक और हैज नो इन्वर्जन। तो आमतौर पे SN1 रिएक्शन की जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है, तो SN1 इज द रिजल्ट ऑफ SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म। या तो आप लोगों की ज्योमेट्री चेंज ही नहीं होगी, या द ज्योमेट्री ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट और द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट मस्ट रिमेन द सेम। आपकी जो ज्योमेट्री है, जो कॉन्फ़िगरेशन है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट का, या तो सेम रहेगा या रेजमिक मिक्सचर होगी। रेजमिक मिक्सचर होगी यानी रिएक्टेंट साइड पे I mean कि a mixture of both the products यानी S R and R product both may be obtained, यानी mixture of isomers may obtain as a result of SN1 reaction mechanism। हाँ अलबत्ता SN2 reaction mechanism में inversion of configuration होती है। We keep in mind दो चार बातें ज़हन में SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म के लिए याद रखिए कि एक तो SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म आमतौर पे टर्शियरी अल्काइल हैलाइड के लिए आकर करता है, और सेकेंडरी ये है कि इसमें या तो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होती ही नहीं, और अगर है भी तो 50-50 इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होगी। मीन कि दोनों स्टीरियोआइसोमर आपके पास मिल सकते हैं, दोनों आइसोमर्स हो सकते हैं, 50% ऑफ वन आइसोमर, 50% अनदर आइसोमर, मीन की रेजमिक मिक्सचर्स जो है एज ए रिजल्ट ऑफ SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म्स बन सकता है। तो इसमें है कायरल सब्सटेंस, जबकि हम इसमें से लीविंग ग्रुप को डिसोसिएट करते हैं तो वी विल यील्ड अ कार्बोकेटाइन, और कार्बोकेटाइन जो है दैट इज ए कायरल। तो अब ये चूंकि एक कायरल है तो आपके बैक साइड से भी न्यूक्लियोफाइल अटैक करके आपको 50% इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेटेड प्रोडक्ट भी मिल सकता है, और 50% सेम जो है रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन वाला प्रोडक्ट भी मिल सकता है। रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन जब आपके रिएक्टेंट का जो कॉन्फ़िगरेशन है और प्रोडक्ट का कॉन्फ़िगरेशन when remain the same, तो that is said to be as retention of configuration। लेकिन अगर आपके रिएक्टेंट का कॉन्फ़िगरेशन अलग है और प्रोडक्ट का कॉन्फ़िगरेशन अलग है, so then it is said to be as inversion of configurations। so स्टीरियोकेमिस्ट्री SN1 की ये है कि इसमें 50% इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन भी होते हैं, 50% रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन इन द प्रोडक्ट भी हो रहा होता है। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन से बाद अगर आपका रिएक्टेंट R आइसोमर है तो आपका प्रोडक्ट भी 50% प्रोडक्ट R आइसोमर होगा और 50% प्रोडक्ट आपका इस आइसोमर होगा। सो मतलब एक तो 50% रिटेंशन और 50% इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन में आता है। सो अगेन रिपीट करता हूँ, SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म के लिए याद रखें कि क्या होगी, या तो रेजमिक मिक्सचर बनेगी या देयर विल बी नो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशंस। ठीक है, हाँ सम इन्वर्जन हो सकता है, 100% इन्वर्जन नहीं हो सकता। सम इन्वर्जन से मुराद 50% इन्वर्जन। जी बिल्कुल, ये यहाँ पे एक डायग्रामेटिकल या एक डायग्राम के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की गई है। ठीक है, एक टर्शियरी आपके पास अल्काइल हैलाइड और इसमें आपका हेलोजन रिप्लेस हो रहे हैं, तो आपको कार्बोकेटाइन कायरल बन रहे हैं, तो इसमें आपको 50% इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्जन प्रोडक्ट भी मिल सकते हैं, 50% दूसरा जो प्रोडक्ट है दैट मे आल्सो बी अवेलेबल। ओके जी, अब चलते हैं आगे। जी बिल्कुल, इस स्लाइड पे आप देखें, सो दिस इज व्हाट, ये मेरे पास जो है एक टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है। दिस इज व्हाट, कहाँ पे है टर्शियरी अल्काइल, दिस इज टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। इसमें हेलोजन कौन है, इसमें क्लोरीन एक्टिंग एज अ हेलोजन हाइड्रोजन,
इज अ लिविंग ग्रुप, ठीक है, और ये इस आइसोमर है। तो रिएक्टेंट हमारा जो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है जिसको रिएक्टेंट बोलते हैं वो इस एनांशियोमर है, ठीक है, सिनिस्टर। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन कौन सा है, इस एनांशियोमर। और जब हम इसे हेलोजन को रिप्लेस करते हैं दिस सी पॉजिटिव चार्ज, तो वी विल गेट दिस कायरल सेंटर हमें हासिल होगा, Cl will be replaced. अब Cl attacking nucleophile that is I negative will be acting as an attacking nucleophile. So I negative may attack from left side over the central carbon chiral carbocation, and this I negative which is acting as a nucleophile may attack on the right side. So there are 50% chances for the attacking of the nucleophile to attack from right side or to attack from right side or left hand side. ओके, सो ये है। अब अगर लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर ये अटैक करें, so we will get this product and this product is R enantiomers. अगर लेफ्ट साइड के ऊपर अटैक करें तो this will give us लेफ्ट साइड पे अटैक कर this is enantiomers. तो आप देख सकते हैं 50% R enantiomer और 50% is enantiomer। तो हमारी जो कॉन्फ़िगरेशन है रिएक्टेंट की दैट इज इस, और प्रोडक्ट की का कॉन्फ़िगरेशन भी इस है, जबकि प्रोडक्ट का कॉन्फ़िगरेशन भी आर है। सो देयर आर 50% चांसेस ऑफ ए रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन एंड 50% चांस ऑफ इन्वर्जन। आर एनांशियोमर का मतलब कि इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन आकर, और इस एनांशियोमर के मतलब है कि रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। सो दैट्स व्हाई 50-50 है। सो रेसमाइजेशन में आकर इज द रिजल्ट ऑफ इसके जो क्या है स्टीरियोकेमिस्ट्री जो है वो ये है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ SN1 रिएक्शंस टॉप सबस्ट्रेट क्या होना चाहिए, टर्शियरी सबस्ट्रेट होना चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स इज मोस्ट रिएक्टिव बाय दिस मैकेनिज्म। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स SN1 की ये है कि दिस मस्ट हैव टर्शियरी अल्काइल हैलाइड टर्शियरी सबस्ट्रेट कंट्रोल्ड बाय द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। दूसरा शर्त या दूसरी कैरेक्टरिस्टिक ये है कि सिंस द रेट लिमिटिंग स्टेप जो है इन एन SN1 reaction is the spontaneous unimolecular dissociation of the substrate to yield a carbocation. The reaction is favored whenever a stabilized carbocation is formed. जी बिल्कुल। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक ये है कि हमें स्टेबल जो कार्बोकेटाइन दे वो सबस्ट्रेट टर्शियरी अल्काइल हैलाइड या तो उसमें ज्यादा फेवर करता है SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म, या उन सबस्ट्रेट में ये कैरिड आउट करता है, ये ज्यादा स्टेबल है जो हमें स्टेबल कार्बोकेटाइन दे। तो आमतौर पे टर्शियरी कार्बोकेटाइन जो है दैट इज मोर स्टेबल, सो दैट्स व्हाई वी कंसीडर देम एज। तो वो सबस्ट्रेट जो हमें स्टेबल कार्बोकेटाइन दे दे तो वो उन सबस्ट्रेट पे ज्यादा फेवर्ड होगा। The more stable the carbocation intermediation, the faster the SN1। तो जितना कार्बोकेटाइन जो है स्टेबल होगा उतना SN1 रिएक्शन स्टेबल होगा, और इसी तरह टर्शियरी कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल, तो टर्शियरी कार्बोकेटाइन में SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म ज्यादा फास्टर होगा। जी बिल्कुल दिखाया गया है। मिथाइल कार्बोकेटाइन इज लीस्ट स्टेबल, दिस वन इज stable as compared to methyl but less stable as compared to allylic carbocation, और benzylic carbocations और allylic carbocation की stability round about same है। benzyl और secondary carbocation की stability equivalent है, congruent है, जबकि secondary carbocation is less stable as compared to tertiary। तो as tertiary carbocation is more stable over all other carbocation, so that's why SN1 reaction mechanism mostly occur in tertiary carbocation and tertiary alkyl halides. Effect of the leaving group over SN1 reaction mechanism। leaving group कौन सा होना चाहिए, वो लीविंग ग्रुप जिसकी आसानी से आयोनाइजेशन हो, जिसको हम आसानी से
रिप्लेस कर सके वो that will be considered as a good living group. So critically dependent, the SN1 reaction mechanism critically dependent on the leaving group reactivity. The larger halide ions orbit a leaving group, यानी वो alkyl halides या वो halogens, वो leaving groups जिसका size बड़ा हो, that will be considered as the best or a good leaving group. तो और वो आसानी से हमें SN1 प्रोडक्ट देगा, आसानी से ionization होगी और वो रिएक्ट सबस्ट्रेट को लीव करेगा. तो इस कनेक्शन में आप देखें तो ऊपर फ्लोरीन का साइज छोटा, क्लोरीन का बड़ा, ब्रोमीन का मजीद बड़ा, आयोडीन का सबसे बड़ा. तो आयोडीन जो है in case of halogen will be the more will be a good leaving group and can easily be replaced in case of SN1 reaction mechanism. So इसका साइज छोटा, इसका बड़ा, इसका इससे बड़ा, इसका इससे बड़ा और इसका इससे बड़ा और इसका सबसे बड़ा. So that's why these are considered to be the good leaving group. और इसी तरह इसके बाद आयोडीन को भी कंसिडर करते हैं, वो least leaving group है, not a good leaving group, मुश्किल से रिप्लेस कर सकते हैं. The next is effect of effect of nucleophiles in SN1 reactions. Effect of nucleophiles. आपका nucleophile कैसा होना चाहिए? Nucleophile may also be acting as a strong base or may a weak base. Nucleophile actually are bases. So कौन सा nucleophile और strong nucleophile, ठीक है? A best nucleophile कौन सा होगा? या strong base होगा या weak base will be acting as a good nucleophile. तो आपका nucleophile कैसा होना चाहिए? क्योंकि reactivity of SN1 reaction also depend upon what the nucleophile. Since nucleophilic additions occurs after formation of carbocation, तो जब कार्बोकेटाइन बनता है तो फिर कार्बोकेटाइन के ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक करते हैं और न्यूक्लियोफाइल खुद को ऐड करता है विद कार्बोकेटाइन. So that's why nucleophilic additions occur. So reaction rate is not normally affected by nature or concentration of nucleophile. Nucleophile का concentration के ऊपर या nature के ऊपर इसका कोई असर नहीं. आपका nucleophile जोन सा भी है, आपके SN1 reaction mechanism की reactivity के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता. क्योंकि ये लिखते हैं कि ये क्या है, nucleophilic additions आकर after formation of carbocation, reaction rate is normally affected by nature, or concentration is not normally affected by the nature or concentration of nucleophile. तो इसका कोई असर नहीं. तो this is S2-methyl 2-propanol. ये मेरे पास tertiary alkyl halides है और इसमें tertiary है चूंकि, तो इसमें nucleophile substitution reaction होगा. nucleophile मेरे पास यहाँ पे X नेगेटिव है, तो एस OH नेगेटिव हो या X नेगेटिव हो, इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइलिक अटैक का न्यूक्लियोफाइल का न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के ऊपर कोई असर नहीं है. इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट ओवर SN1 रिएक्शन. सॉल्वेंट का क्या असर है? Solvent affects the SN1 reactions is due to largely stabilization or destabilization of the transition state. बिल्कुल सॉल्वेंट का बिल्कुल इसके ऊपर असर है, क्योंकि आप जानते हैं कि SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म में फर्स्ट स्टेप में कार्बोकेटाइन और X यानी C पॉजिटिव एंड X नेगेटिव आपका हेलोजेनस मीन के आयोनाइजेशन ऑफ द सबस्ट्रेट होती है. तो सबस्ट्रेट की जितनी आसानी से आयोनाइजेशन होगी उतना ही वो रिएक्शंस जो है ज्यादा स्टेबल होगा और आसानी से SN1 से आकर करेगा. तो इसका मतलब ये कि सॉल्वेंट आप का कैसा होना चाहिए, आपका ऐसा होना चाहिए that results the ionization of the carbocation easily. वैसा सॉल्वेंट होना चाहिए जो आपको आसानी से कार्बोकेटाइन प्रोड्यूस कर सके. So solvent effects the SN1 reactions are due to largely stabilization of the transition state. Figure show salvation of a carbocation by water. The electron-rich oxygen atoms of the solvent molecules rear around the positively charged carbocations and thereby stabilizing. अच्छा, ये मेरे पास जो पहले स्टेप में कार्बोकेटाइन बन जाए तो ये कार्बोकेटाइन बन जाए, and if I used water as a solvent, तो अब क्या है, the negative oxygen या the lone pairs of electrons will be moved towards carbocation.
तो देखिए ऑक्सीजन वाटर के मॉलिक्यूल्स जो है कार्बोकैटायन के इर्द गिर्द जमा हो जाएंगे और कार्बोकैटायन का ऑक्सीजन वाला पार्ट विल बी मूव टुवर्ड कार्बोकैटायन। देखिए द हिस्सा द ऑक्सीजन वाला हिस्सा चिकन पोर्शन ऑफ वाटर चिकन दबा डायरेक्टेड वशी कार्बोकैटायन की तरफ डायरेक्टेड। देखे ये भी डायरेक्टेड, तो ये अराउंड करता है। और इसी तरह these solid molecules keep separate the carbocation to react with the halogens again and convert them back into the reactant, यानी रिवर्स प्रोडक्ट में बनाने में या रेजिस्ट करने में ये हेल्प करते हैं। अब आपका रिवर्स प्रोडक्ट नहीं बनेगा क्योंकि these water molecules will keep separate the carbocation from the halogen ions, and as a result more stable carbocation will be obtained. More stable mean this carbocation will be exist for more times. Water इसका मतलब ये will be a good solvent for SN1